बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 के साथ मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आई गेस दिस इज चैप्टर नंबर 8। यस, अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिज्म क्या चीज़ होती है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है। फिर हमने उसकी डोमेन थ्योरी को भी स्टडी किया। हमने ये भी देखा कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक बॉडी के अंदर जो कि नॉन मैग्नेट हो इनफैक्ट उसके अंदर डालें तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाती है। हमने ये भी देखा कि पोल से क्या मुराद है, सेम पोल्स हैं वो क्यों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ पढ़ा बल्कि कोशिश की कि उसके कुछ हद तक, क्योंकि 9th क्लास में तो बहुत बड़ा नहीं होता काम, तो कुछ हद तक उसके इसरार और रमूज से पर्दा उठाने की कोशिश करें और आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से समझा होगा। ये बात आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे। आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर इसका स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज अबाउट इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस होता है किसी चीज में डालना, यानी मैग्नेटिज्म को किसी चीज में डालना। ऑब्वियसली किसी चीज में जब किसी चीज को तभी डाला जाता है वो चीज उसमें नहीं होती। यानी अगर फर्ज करें एक मटेरियल है जो ऑलरेडी मैग्नेट नहीं है, हम चाह रहे हैं कि उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। यानी आपके पास एक लोहा पड़ा हुआ है, आपके पास एक स्टील पड़ा हुआ है एंड यू वांट दैट पर्टिकुलर बॉडी टू बी मैग्नेटिक। सो फिर जो टेक्निक आप यूज करते हैं और जो प्रोसेस करते हैं उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहा जाता है। हम डेफिनेशन पे चलते हैं। अ मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल व्हिच इज नॉट अ मैग्नेट, जो एक्चुअली मैग्नेट नहीं होता इन नॉर्मल कंडीशन, कैन बी मेड अ मैग्नेट, लेकिन हम उसको मैग्नेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स। उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं एंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेट। और उसके बाद जब वो मैग्नेट बन जाता है तो फिर हम कहते हैं भाई इसमें इस फिनोमिना, मतलब इस चीज को हम इंड्यूस्ड मैग्नेट कहते हैं और इस फिनोमिना को हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी इस पूरे प्रोसीजर को जो हमने किया उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे तरीके हैं किसी भी बॉडी को जो कि मैग्नेट ना हो उसको मैग्नेट बनाने के, लेकिन आपकी बुक में 3 मेजर जो है वो दिए हुए, जिनमें एक हमारे पास है, बल्कि चौथा भी एक है सोलेनॉइड वाला भी, लेकिन वो भी मैं चले आपको बताऊंगा। लेकिन 3 मेजर दिए हुए, चौथा सोलेनॉइड वाला भी दिया है। उनमें पहला मेरे ख्याल में स्ट्रोकिंग मेथड होगा, दूसरा जो होगा वो हमारा हैमरिंग मेथड होगा, जो थर्ड होगा वो हमारा उसमें हीट वाला मेथड होगा और लास्ट वाला मेथड हम सोलेनॉइड वाला समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बच्चों सबसे पहले टॉपिक पर, दैट इज स्ट्रोकिंग मेथड। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रोकिंग मेथड, अभी आपसे डिस्कशन हो रही थी। व्हाट इज स्ट्रोकिंग? स्ट्रोक क्या होता है? आपने अक्सर क्रिकेट में देखा होगा जी, बाबर आजम ने बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला, विराट कोहली ने बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला। व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक कहते हैं किसी चीज को जेंटली प्रेशर देना, जेंटली प्यार से प्रेशर देना। आपने देखा होगा कि वो उन बैट्समैनों को बहुत ज्यादा हिट लगाने की जरूरत नहीं होती, हल्का सा टच, जेंटल पुश जो है वो बाउंड्री पे पहुंचा देता है बॉल। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक, कि जेंटली प्रेशर देना किसी भी चीज में। सो एक्चुअली क्या हुआ प्रोसेस, यानी ऐसा मेथड जिसमें हम जेंटल प्रेशर देते, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देते किसी चीज का, और उसमें हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द वे ऑफ अलाइनिंग द पोल्स ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल के पोल्स को अलाइन करना एक साइड पर, ठीक है। आमतौर पे जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते उनके अंदर जो छोटी छोटी डोमेन्स होती हैं, ये आपको याद होगा जो मैंने कल बड़ी पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से बताया था कि उनमें छोटी छोटी जो डोमेन्स होती हैं वो अलाइन नहीं होती हैं आपस में।
वो जब अलाइन हो जाए, जैसे आपको मैंने बताया कि फर्ज करें एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, डोमेन ढेर सारी, कोई किसी को यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी का पोल यूं है, किसी के पोल्स यूं, तो दे आर नॉट अलाइंड। इनको अलाइन करना है और जेंटल पुश से करना है, जेंटल प्रेशर से करना है। होगा क्या, फर्ज करें ये एक स्टील बार है हमारे पास, हम चाहते हैं भाई इसको मैग्नेटाइज करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे जिसका एक पोल नॉर्थ होगा और दूसरा पोल साउथ होगा। आप किसी एक पोल को इसके ऊपर हल्का हल्का जेंटली प्रेशर देंगे और रब करने की कोशिश करेंगे। जब आप रब करने की कोशिश करेंगे, व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, आप इस मैग्नेट के जरिए उनकी तमाम मैग्नेटिक फील्ड को एक साइड पे अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आफ्टर सम टाइम यू गोना सी, इसको लेकर जाएं किसी भी कील के पास, तो आप देखेंगे कि हल्की फुल्की इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। हल्की फुल्की क्यों हुई, क्योंकि सारे डोमेन आपके अलाइन नहीं हो सके अभी भी। सो इट नीड्स सम टाइम, एक्चुअली उनके लिए कुछ टाइम चाहिए। सो ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें रब करके एक साइड से एक ही पोल को यूज करना आपने, ठीक है। आप क्या करते हैं, सारी डोमेन को एक साइड पे अलाइन करने की कोशिश करते हैं और एक बड़े मेहनत के बाद आप देखते हैं कि इस मेथड के जरिए ये एक अच्छा मैग्नेट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोकिंग मेथड। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताऊं, ये एक स्टील बार है, मैग्नेट हाथ में आपके है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि मैग्नेट को नीचे लिख लिया, स्टील बार के साथ आप करने की कोशिश करें। एक्चुअली दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। एक पोल के साथ, दो पोल के साथ नहीं होनी चाहिए, एक पोल के साथ होनी चाहिए। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि ये रेस्ट पर हो, तो आपका मैग्नेट जो है वो आराम से रब हो सकता है उसके ऊपर, वो किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट यू हैव टू यूज वन पोल एक्चुअली, so that pole could align all the other domains poles at one side after some time. So this is how you can use the stroking method in order to convert a non-magnet into magnet. Dear students, हमारा next है that is hammering method. Hammering कहते हैं हथौड़े का तरीका। हथौड़ा मीन जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा आप ऐसा हथौड़ा लेकर आए कि आप पहले ही जर्ब पहुंचाएं तो इट्स ऑल ओवर। करना ये होता है, पहले आप इसको पढ़ लें। इन दिस मैथड, इस मैथड में अ बार ऑफ मेटल की किसी भी बार को, जैसे देखिए ये एक मेटल है, ये उसका बार है जिसको हमने मैग्नेट में चेंज करना, और इसके इस साइड पर हमने एक मैग्नेट रख लेना है, बल्कि उसका सिर्फ नॉर्थ पोल रख लें, साउथ इस साइड पर होगा, या अगर ये 3 एक्सिस में तो फिर बल्कि अब साउथ उस साइड पे हो गया, ये ले इस साइड पे मैंने साउथ ले लिया और यहाँ नॉर्थ होगा हमारे पास, यानी इसका भी नॉर्थ यहाँ, सॉरी साउथ यहाँ होगा, यानी ये। अब आप खुद देख रहे हैं कि ये दो मैग्नेट्स के बीच में हमारा मेटल बार मौजूद है। मेटल बार का किसके साथ क्या होगा, मेटल बार का के इस साइड पे नॉर्थ पोल्स की लाइंस होंगी और इस साइड पे साउथ पोल्स वाली होंगी हमारे पास। अगर हम अब जेंटली एक हथौड़े से, हैमर से हल्का हल्का इसको जर्ब पहुंचानी शुरू करें, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, एक साइड से तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखी हुई है, दोनों साइड से हमने मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई करके रखी है। हम एक्चुअली इसके अंदर जो डोमेन्स हैं, जिसका मैं आपको थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर चुका था, ये एक डोमेन में नियरली एक खरब एटम्स होते हैं, यानी नियरली 10 पावर 12। आई टोल्ड यू बिफोर, पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से बताया था। मैंने कहा था कि ये देखें कि कुछ मैग्नेट्स, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे फेरो मैग्नेट, हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, उनमें बहुत सारी डोमेन्स बनी हुई होती हैं। ये डोमेन्स बनी है, ये बहुत सारी डोमेन बनी हुई है। अब ये एक डोमेन जो है स्टूडेंट्स, ये नियरली 1 खरब एटम इसमें होंगे, 100 अरब के करीब एटम होंगे। तो हो सकता है इन सब की अलाइनमेंट इस साइड पर हो, पोल्स की अलाइनमेंट हो सकता है, इसके पोल की अलाइनमेंट यहाँ हो,
इसके पोल की अलाइनमेंट्स, इसके पोल की, इसके पोल की, इसके पोल की, इसके पोल की। सो यू सी सो मेनी अलाइनमेंट्स बट दे आर नॉट अलाइंड टुगेदर, लेकिन ये खुद सारे एक ही जगह पे अलाइन नहीं हुए हुए। डोमेन के तमाम एटम्स एक दूसरे को अलाइन होके एक डोमेन को तो उन्होंने मैग्नेट बना दिया, यानी ये डोमेन हमारी एक पक्की मैग्नेट है, लेकिन इसका पोल फिर सबका एक उस साइड पर होगा। ये एक डोमेन मैग्नेट है, बट चूंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हर एक की डोमेन के जो डायरेक्शंस हैं दे आर डिफरेंट। होता क्या है, जब बहुत सारी डोमेन के डायरेक्शंस डिफरेंट होते हैं तो वो एक्चुअली दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक एग्जांपल पिछले लेक्चर में ये दी थी, मैंने कहा फर्ज करें मुझे किसी ने खींचना है, यहां से एक बंदा मुझे फोर्स लगाता है, एक यहां से लगाता है, एक सामने से लगाता है, एक ऊपर से लगाता है, 3 पीछे से लगाते हैं और एक टांगों से उस साइड। सो अगर वो हो सकता है कि इधर वाली तमाम फोर्सेस का सम और पीछे वाली तमाम फोर्सेस का सम बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है मेरी बॉडी तो मूव नहीं कर रही। वो 3 बच्चे जो यहाँ मुझे खींच रहे हैं वो कहे सर हम तो आप पे बहुत फोर्स लगा रहे हैं, आपको यहाँ आ जाना चाहिए था। तो मैंने कहा ये तुम तो अपना दुख सुना रहे हो ना, पीछे वाले से पूछूं तो वो भी दुख ये सुना रहा है कि हम आपको उस साइड पे खींच रहे हैं, यू शुड हैव गॉन देयर इंस्टेड। तो ये ऐसा ही यहाँ चक्कर है कि इनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिज्म इसका खत्म हो चुका है। अगर ये सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाते, यानी ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, सारे एक ही डायरेक्शन में रहते, तो ये एक परफेक्ट आपका मैग्नेट बन जाता। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, 2 साइड पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और एक नॉर्थ और एक साइड पे साउथ, ताकि देयर शुडंट बी एनी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप हल्का हल्का जेंटली इसको हैमर करने की कोशिश करते हैं। जब आप हैमर करेंगे तो एक्चुअली जब इनके ऊपर हैमरिंग हो रही होगी, इनकी जो डोमेन होगी, ऑब्वियसली आप जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाइब्रेशन अंदर तमाम एटम्स तक भी जा रही है, और एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हर लिहाज से हर जगह पे जा रही है। तो आपके मूव करने से, ऐसा करने से डोमेन थोड़ी सी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। जब वो अपने आप को डिस्टर्ब करके किसी और डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती है तो ऑलरेडी आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। वो जैसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है वो उसको राइट डायरेक्शन में मोड़ देती है। यूं आप हल्का हल्का हैमर करके तमाम डोमेन को जगाते हैं, हाँ भाई जागा। जैसी डोमेन थोड़ी सी जागती है और ये फील्ड क्या करती है, वो उसकी डायरेक्शन को अलाइन कर देती है उसी डायरेक्शन में जहां आप चाह रहे हैं। और हल्का हल्का जेंटल हैमर करके और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके आप देखते हैं कि ये एक अच्छा मैग्नेट बन गया होता है। So this is one of the methods of induced magnetism, और ये भी बहुत ही अच्छा है और बड़ा ही समझ लें कि हाईली रेटेड मेथड है। My dear students, next थर्ड है हीटिंग मेथड। आमतौर पे स्टूडेंट्स हीटिंग मेथड यूज होता है जब किसी मैग्नेट को हम चाह रहे हो, ओ भैया तेरी खैर नहीं, तुझे हमने डीमैग्नेटाइज करना है। यानी अगर फर्ज करें एक स्टील है हमारे पास, वो एक अच्छा मैग्नेट बना हुआ है, एंड वी वांट दैट स्टील टू बी इन अ नॉर्मल फॉर्म, नॉट इन अ मैग्नेटिक फॉर्म। सो आप क्या करें, उसको उठा के ना भट्टी में रख दें, किसी फर्नेस में रख दें, वो गर्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अब देखिए फर्ज करें एक मैग्नेट है जो माशाल्लाह बिल्कुल उसकी सारी डोमेन, ये सारी डोमेन्स है, सारी डोमेन्स अलाइंड हुई हुई हैं और वो एक अच्छा मैग्नेट बना हुआ है। आप इसमें जब हीट दाखिल करते हो, हीट सबसे पहला काम क्या करती है, हीट इसके अंदर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हीट के जाने से वो थर्मल एनर्जी जो है वो अंदर तमाम एटम्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। यानी पहले भी एटम्स जो थे वो वाइब्रेट कर रहे थे, बट दिस टाइम व्हेन यू अप्लाई हीट दिस काइनेटिक एनर्जी वुड बी फास्टर। जैसे जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हैं उनके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, वो एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी, और पहले तो वो एटम वाइब्रेट करने शुरू होंगे, फिर एटम जो है वो क्या करेंगे, अपने उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे जिस वो हसार में वो इकट्ठे हुए हैं।
और आखिरकार जब मजीद हीट आती है तो उसकी जो डोमेन्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो भी जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। यानी वो पहले अलाइन थी तो अब ये जो है यहाँ से मुड़ना शुरू हो जाती है, ये दूसरी साइड पर मुड़ना शुरू हो जाती है, और आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इनकी डोमेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह को छोड़ना शुरू हो गई है। यानी वो वैसा नहीं रहा जैसे पहले था कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। और एक टेम्परेचर आ जाता है स्टूडेंट जब सारी की सारी डोमेन जो कि एक अच्छी अलाइन थी हमारे पास, वो फिर नॉन अलाइन हो जाती है हमारे पास, अलाइनमेंट उनकी खत्म हो जाती है। नतीजा क्या, अब आप उसको उठाएं और उठाकर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो मैग्नेट था, और अब आप किसी लोहे के करीब लेकर आए तो लोहे को कुछ फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि अब उसमें से मैग्नेटिज्म खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर जो डोमेन्स पैदा हुई हुई थी वो डोमेन दोबारा अनअलाइन हो चुकी है हमारे पास। वो टेम्परेचर याद रखें स्टूडेंट्स जिस पर एक मैग्नेट एकदम नॉन मैग्नेट बन जाए, यानी एक अच्छा खासा मैग्नेट जो है वो नॉन मैग्नेट बन जाए, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। क्यूरी मेरे ख्याल में आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, बेचारा था, आपको ये बात पता होनी चाहिए। व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम नहीं, अ मिनिमम टेम्परेचर इन विच a magnet turns into non-magnet, यानी ऐसा मैग्नेट जो मैग्नेटिज्म रख रहा था वो अब नॉन मैग्नेटिज्म की तरफ चला जाए। That temperature is known as Curie temperature। ये तो था स्टूडेंट्स कि जब हमने एक अच्छे खासे मैग्नेट का बेड़ा गर्क करना, उसको नॉन मैग्नेट बनाना। लेकिन क्या हीटिंग मेथड से मैग्नेटाइज भी की जा सकती है चीजें? डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल की जाती है, बिल्कुल की जाती है। जिस तरह हमारी इलेक्ट्रिसिटी हायर से लोअर की तरफ चलती है, ये हमारा मार्कर एक हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ गिरेगा अगर इफ आई ड्रॉप इट, और इसके अलावा आपकी हीट हायर हीट एनर्जी से लोअर हीट एनर्जी की तरफ जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ्रिज में से गर्मी बाहर निकली हो, ये लो भाई पास रखो, अंदर से वहां से हमेशा ठंडक निकल रही होती है। क्यों? क्योंकि हीट अंदर जा रही होती है। जैसे ही आप हीट का दरवाजा खोलते हैं, यार उसका पीछे वाला है जहां से हीट बाहर आ रही होती है, वो क्यों आ रही होती है? उसका पीछे वाला कंप्रेसर गर्म हवा को बाहर निकालता है, और बाहर चूंकि ठंडी हवा होती है उधर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। यानी हमेशा हीट हॉट टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल करती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, जिसको मैग्नेटिक मटेरियल बनाना चाहते हो, जिसके अंदर कैपेसिटी भी हो बनने की, आप जब उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं एक साइड से, तो वहां से जितने एटम्स और इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं उधर से दूसरी साइड पर, क्योंकि वो तो हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं, वो वहां से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। फर्ज करें मैं यहां से गर्म करूं, यहां से वो वहां मूव करना शुरू कर देंगे, और यूं आपका जब बार बार मूव करने से जो उनकी डोमेन थ्योरी मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी फिर हायर से लोअर की तरफ भागना शुरू होती है, और करते करते आप आराम से तो नहीं, खैर काफी टफ मेथड है कि आप जो उसके अंदर डोमेन्स बनी होती हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज करके एक यूनी डायरेक्शन में ला सकते हैं। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको कहते होते हैं हीटिंग मेथड। आमतौर पे इसको मैग्नेटिक सी बैक इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ये। और नंबर 2 आप इसको थर्मोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। ये एक मेथड है स्टूडेंट्स, वैसे ये मेथड एक वोल्टेज के लिए भी यूज हुआ है, सी बैक इफेक्ट। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ख्याल कर रहा था इसको लिखते हुए, इसलिए मैंने मैग्नेटिक सी बैक इफेक्ट लिखा ताकि आपको पता हो दिस इज प्योरली फॉर मैग्नेटिज्म। थर्मोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। थर्मोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म का बनाना हीट की मदद से, टेम्परेचर की मदद से। सो आई होप समझ रहे होंगे, ये प्रोसेस डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी होता है और ये मैग्नेटाइज करने के लिए भी होता है। तो दोनों का प्रोसेस नियरली सेम है, लेकिन मैग्नेटाइज में हम एक साइड से हीट करके वो उसकी एनर्जी को दूसरी साइड पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह डोमेन को अलाइन करने का ये एक प्रोसेस है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए।
डियर नेक्स्ट है हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, वैसे इसको इंडक्टर भी कहा जाता है, बड़ी कमर्शियल लैंग्वेज में बड़ा अच्छा नाम है, मुझे पता नहीं इंडक्टर नाम बड़ा अच्छा लगता होता है, इंडक्टर। खैर छोड़े, मैं अभी आपको ये ना ही दिखाऊं तो बेहतर है। अभी हमें बड़ा प्रिसाइज रहना है, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ कि ये आपके थोड़े से मेंटल कैपेबिलिटी से थोड़ी सी ऊंची बातें हैं। अभी इसमें बहुत सारे और लॉज भी हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड एक्चुअली एक बड़ी सी कंडक्टिंग वायर को अगर हम मोड़ के ट्विस्ट करके, ये देखिए एक बड़ी सी वायर है हमारे पास, ये मैंने इसको ट्विस्ट किया, यूं इसको मैंने मोड़ा और मैंने इसको स्प्रिंग की शक्ल बना दी। ये अब ये आपके पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर बहुत सारी टर्न्स हैं। जैसे देखिए इसमें कितने टर्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्न्स बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 10 है। n कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स कहा जाता है, इज इक्वल टू n। 10 दी हुई है इसमें। वैसे एक बात और भी बताऊं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन अ यूनिट लेंथ इज नोन एज स्मॉल n, इसको कहा जाता है। वैसे आमतौर पे इसको हम टर्न डेंसिटी भी कहते हैं इन टर्म ऑफ लेंथ। ठीक है, कि एक लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स बनी हुई है। आमतौर पे इस n की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि n तो काउंटिंग में हो रहा होता है। हाँ जी, कितने 1 2 3 4, अब इसमें क्या यूनिट होगी? आपने कितने सेब खाए? सर मैंने 5 सेब खाए। मैंने कहा 5 सेब, 5 बताएं 5 क्या चीज है? 5 किलो है, 5 न्यूटन है। सर 5 काउंट करके मैंने खाए, किलो किलो तो मैंने तोले नहीं, वो तो मैथ्स की यूनिट होती है, काउंटिंग की तो कोई यूनिट नहीं होती। सो ये काउंट किया है भाई, इट हैज नो यूनिट। लेकिन इस स्मॉल n की यूनिट जो होगी, इसकी चूंकि कोई यूनिट नहीं है, बल्कि हम इसको टर्न्स ही कहते हैं, टर्न्स। टर्न्स लेंथ की मीटर होती है, यानी टर्न पर मिनट पर मीटर भी कहा जा सकता है, टर्न्स पर मीटर इसकी यूनिट बना लेते हैं। वैसे होती कुछ नहीं है, पर मीटर इसकी आमतौर पे यूनिट ली जाती है, SI यूनिट में ली जाती है। तो बहरहाल टर्न्स पर मीटर भी एक गुड है, अच्छा है। तो बहरहाल हमने क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट्स? हमने ये पढ़ा कि इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं इसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं कि मैं मैग्नेटाइज करना चाह रहा हूं, जैसे फर्ज करें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये देखें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने मैग्नेटाइज करना है। मैं इस सोलेनॉइड को, मेरे पास तो कॉपर वायर थी ना, इसको इसके ऊपर चढ़ाकर अच्छे तरीके से रैप कर देता हूं। कॉपर की हो सकती है, ज्यादा बेहतर है, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। ये मैंने रैप कर दिया स्टूडेंट्स, सारा का सारा इसको ज्यादा अच्छे तरीके से रैप करना होता है, कर लिया। और इसके दो हमारे पास टर्मिनल्स बन गए, ये एजेस दो, इनको हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी से कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि ऐसा करने से मैं इसमें करंट गुजार सकूंगा। करंट गुजारने के मेरे पास दो ही मेथड है, या तो इसके साथ वायर लगाकर इसको बैटरी के साथ जोड़ ले, वेरी गुड मेथड। याद रखना, बैटरियों के करंट को, बैटरीज के करंट को डीसी कहा जाता है, डीसी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। मैं थोड़ा सा इस करंट के हवाले से भी बताऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में मेरे ख्याल में लिखा हुआ है, मैं भी देख रहा था। इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। और एक करंट होता है जिसको AC कहा जाता है, A.C. ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, फिर हम वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि उसको मैग्नेटाइज कैसे किया जा सकता है। मैं डियर स्टूडेंट्स चाहूंगा ये थोड़ा सा नीचे से बता दूं। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करंट में हम क्या करते होते हैं? डायरेक्ट करंट बैटरियों का करंट है। और ये कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका एक एज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरी साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है बैटरी।
आप जब इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस यूं फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। मैंने कल भी आपको शायद बताया था कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन करंट की जो ड्रॉ करनी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करनी है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है एंड दिस करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, आपने यूं डायरेक्शन बनानी है, पहले करंट ये गया फिर यूं गया, यानी यूं करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां से यूं आया फिर यहां से ये आया फिर यहां से ये आया, एक करंट। यहां इसकी एक्चुअल डायरेक्शन यही है हमारे पास। अब ये भी एक बड़ी लंबी बात है, एम्पेयर ने कहा था कि जब भी आप किसी में से करंट को गुजारते हैं तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और डियर स्टूडेंट्स इस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक रूल है उसको राइट हैंड रूल कहते होते हैं, उसकी मदद से भी हम इसकी मैग्नेटिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब करंट इनमें से गुजरता है ना स्टूडेंट्स तो इन कॉइल के अंदर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। फर्ज करो यूं कॉइल ट्विस्ट करके जा रही है, यूं कॉइल जा रही है, तो आपको मैंने एक राइट हैंड रूल बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि आप उस कॉइल को यूं ग्रैब करें राइट हैंड से कि थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को दिखाए, करंट की डायरेक्शन को दिखाए, तो आपकी जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करेंगी। तो इसके गिर्द हर के कॉइल के गिर्द ना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम अच्छे तरीके से समझे ना, आपको नजर आएगा कि ये इसका एक साइड पे नॉर्थ पोल बन रहा है और दूसरी साइड पे हमारा साउथ पोल बन रहा है। और याद रखें सोलेनॉइड में पैदा होने वाला मैग्नेटिज्म बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है, जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल होता है और दूसरा सिरा साउथ पोल होता है। और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक और राइट हैंड से भी आप मेजर कर सकते हैं। आप कॉइल है, फर्ज करो ये कॉइल है, इसको यूं ग्रैब करें, आपकी कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट के डायरेक्शन को बताएं, तो आपका जो थंब होगा ना वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को बताएगा। यानी ये कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट की डायरेक्शन है तो थंब आपका क्या बताएगा, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। तो नॉर्थ पोल आपका उस साइड पे बन गया, फर्ज करें ये नॉर्थ पोल बन गया आपका। अब आप देते रहे जब इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिज्म पैदा होगी है, सोलेनॉइड को याद रखना हमने उसके ऊपर जो मटेरियल है उसको उसके इंसुलेशन के ऊपर रखा हुआ है, इंसुलेशन के ऊपर। तो अब क्या हुआ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब उसके अंदर जाएंगी, किसके अंदर, जो अंदर मटेरियल था, उस मटेरियल के अंदर की डोमेन जो है ना वो अलाइन होना शुरू हो जाएगी। वो पहले नॉन अलाइन थी, उनकी डोमेन वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करके ना इसी डायरेक्शन में अपने आप को कर देंगी, यानी नॉर्थ पोल को उधर कर देंगी, साउथ पोल को पीछे कर देंगी हमारे। और यूं कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो नीचे वाला मटेरियल है वो एक अच्छा खासा मैग्नेट बन चुका होगा। ठीक है, ये बड़ा एक अच्छा इस मेथड कहते हैं डीसी करंट का मेथड। डीसी करंट के मेथड में आपका नॉर्थ पोल एक साइड पे बनता है और साउथ पोल दूसरी साइड पे बनता है। हालांकि इसमें बताने वाली बहुत सारी बातें हैं कि डीसी में एक और इशू भी है, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, सिंपल डीसी करंट में ये होता है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हो एसी करंट, फर्ज करें यही हम ये सारा जो था ना ये डीसी करंट का था, जो मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई है कि अभी जो सारी डीसी में पॉजिटिव चार्जेस एक साइड से जाते हैं और नेगेटिव की डायरेक्शन दूसरी साइड पर होती है। बस ये थ्रू आउट रहता है, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाए, पॉजिटिव वहां चला जाए नेगेटिव यहां आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एसी करंट में क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट आपके घरों का करंट भी है, ये जो ट्रांसफार्मर्स के जरिए आता है उसका साइन ये होता है। ठीक है, ये साइन है इसका ये इशू होता है, ये जो आपके पास करंट आता है ना, कभी कभी हाथ लगाएं, ख्याल से लगाइएगा वरना बस फिर ऑल्टरनेटिंग में कभी आप हाथ लगाएं तो आपको झटके से करंट लग रहा होता है। जो हमें ये शो कर रहा होता है ये करंट मुसलसल नहीं आ रहा है, ये रुक के आ रहा है, क्योंकि वो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इसीलिए उसमें ट्रेम्बलिंग है सारी की सारी। ऑल्टरनेटिंग करंट, खैर ये तो एक ऑल्टरनेटिंग जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं सारे के सारे, आपके घरों में भी आता है और ये सबसे अच्छा करंट है क्योंकि ट्रांसफार्मर में इजीली फ्लो कर सकता है ये। वरना बाकी करंट जो है डीसी करंट, उसका सबसे बड़ा इशू ये था कि वो ज़ाया हो जाता है, उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा है और वो इतनी दूर तक पहुँचाए नहीं जा सकते। ये भी एक लंबी स्टोरी है।
अल्टरनेटिंग करंट का ये है, मैं एक ग्राफ से आपको समझाऊंगा। ये देखें ग्राफ गौर से, आपकी बुक में नहीं दिया होगा कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, ये ले लीजिए ये स्विच है, आपने जैसे ये ऑन किया स्विच यानी क्लोज किया स्विच, क्लोज को ऑन कहा जाता है, एकदम यहां से पॉजिटिव की लेयर निकलती है, जीरो से स्टार्ट होती है, निकलती है निकलती है निकलती है निकलती है। ये जो मैं लगा रहा हूं ना, ये करंट का बता रहा हूं, ये करंट का वो है। और जबकि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है वो करंट है और ये टाइम है, टाइम का जिक्र कर रहा है हमारे पास। करंट जाना शुरू हुआ, पहले जीरो था, ये जीरो, फिर 1 हुआ, फिर टाइम भी आगे जा रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एम्पेयर तक चला गया। एग्जाम्पल, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है। फिर एकदम ये ड्रॉप हो जाता है, ये 5 से स्लो हो जाता है, 4, 3, 2, 1, 0। टाइम भी तो आगे जा रहा है और करंट नीचे जा रहा है, फिर करंट बंद हो गया। अब ये करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, प्लस यहां आ जाता है और माइनस यहां आ जाता है। जब यह प्लस वहां चला जाएगा और माइनस यहां आ जाएगा, जब प्लस वहां से आ जाता है माइनस यहां से आता है, अब डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, यानी फिर दोबारा स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक पहुंचा, फिर क्योंकि इसे मैक्सिमम 5 ही प्रोड्यूस करना है, फिर ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों साइड से करंट बंद हो गया। फिर दोबारा प्लस यहां आएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर वहां से वहां जाएगा। यूं ये सिस्टम स्टूडेंट्स चलता जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये साइन, ये साइन, इसको साइन्यूसॉइडल साइन भी, कर्व भी कहा जाता है। मैं भी इस बारे में अपनी पढ़ा रहा हूं। इसी साइन को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगाओ स्टूडेंट्स, जब ये वाली हाफ साइकिल थी ना, ये वाली हाफ, ये देखो यहां से यहां तक की पूरी एक साइकिल होती है, यहां तक ये एक साइकिल है और यहां से यहां तक दूसरी साइकिल है। अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकंड में 50 साइकिलें पूरी करता है, 50 साइकिल्स 1 सेकंड में। इसलिए आपको ये लाइट्स बंद होते हुए दिखाई नहीं दे रही होती। आमतौर पे ये लाइट देखो एक साइकिल में 2 दफा बंद होती है, 1 और 2, ऑफ हो जाता है करंट। और इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में अगर 50 साइकिलें कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 100 टाइम्स ऑफ हो रहा है 1 सेकंड में। सो यू कांट इवन डिटेक्ट इट। आमतौर पे 0.1 सेकंड के बाद वो चीज आपको दिखाई दे तो दिख जाती है, यानी अगर 10 दफा बंद होता है तो आप फील कर लेते हैं 1 सेकंड में। लेकिन 1 सेकंड में 100 दफा ऐसा हो रहा हो, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते इस चीज को, और आपको वो चीज चलती भी दिखाई दे रही होती है। आपका ब्रेन डिटेक्ट ही नहीं कर सकता इतनी स्पीड को। सो जब ये एक हाफ साइकिल है, ये एक हाफ साइकिल है, तो बच्चों ये दूसरी हाफ साइकिल है हमारे पास। पहली हाफ साइकिल में पॉजिटिव इस साइड पर था, तो पोलैरिटी हो सकता है नॉर्थ पोल आपका यहां बन गया हो, साउथ पोल यहां बन गया हो आपका। डेफिनेट सी बात है। वही राइट हैंड रूल लगाएंगे हम, पाम फिस्ट रूल। ये थंब जो होता है ये नॉर्थ पोल को जाहिर करता है हमारा। ये जब सेकंड हाफ साइकिल हुई स्टूडेंट्स, सेकंड हाफ साइकिल हुई यानी पॉजिटिव उधर चला गया, नेगेटिव यहां आ गया। अब क्या हुआ, अब वो नॉर्थ पोल यहां चला गया, साउथ पोल यहां आ गया, क्योंकि अब आप फिस्ट रूल यूं लगाएंगे, यूं। आई होप समझ रहे होंगे आप। तो सेकंड हाफ साइकिल में नॉर्थ यहां आ गया, साउथ वहां चला गया। और आप अंदाजा लगाएं, अगर 1 सेकंड में ये 50 साइकिलें हो और एक साइकिल में एक दफा नॉर्थ वहां आए और एक दफा नॉर्थ यहां आए, तो 50 साइकिलों में 50 दफा नॉर्थ वहां आएगा, 50 दफा नॉर्थ यहां आएगा, और 50 दफा साउथ वहां आ जाएगा, 50 दफा साउथ यहां आ जाएगा। ये चीज हमें ये बताती है बेटा कि अल्टरनेटिंग करंट में आपका करंट बार बार वेरी होने की वजह से, अपनी डायरेक्शन चेंज करने से, मैग्नेटिज्म भी बार बार उसकी चेंज हो रही होती है, कि डायरेक्शन की चेंज हो रही होती है। तो सोलेनॉइड इज द बेस्ट प्रोसेस टू कन्वर्ट एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल
into magnetic material. DC में permanent बना सकते हैं, AC is not suitable for this as far as I am in fact I know about it, because AC में बार बार जब चेंज हो रहा होगा तो वो बेचारा तो एक जगह पे एडजस्ट ही नहीं हो सकेगा, वो बेचारा परेशान ही होगा, कंफ्यूज ही, कभी वहाँ कभी यहाँ। फिर इसमें और भी हिस्टेरेसिस लूप्स वगैरह होते हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको तफसील से पढ़ाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताना भूल गया था और मैंने इसको मिटा भी दिया, अभी बुक पे आपकी नजर पड़ी। ये देखें, जब मैंने इसके अंदर हमने इसको रैप किया, इसकी मैग्नेटिज्म का एक फॉर्मूला है, ये एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एम्पेयर, उनका एक लॉ था एम्पेयर सर्कुटल लॉ। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाने भी लगा हूं। एम्पेयर सर्कुटल लॉ क्या है? वो था म्यू नॉट टाइम्स एन आई। ये अभी मैं आपको याद हो, मैंने एन के बारे में बताया था, एन होता है कैपिटल एन ओवर एल। ये यानी ये एक्चुअली जो एन है ये है कैपिटल एन ओवर एल आई। ये आ गया, एल डिवाइड हो रहा है, यहाँ ले हैं। लेकिन अगर आपने ये मैग्नेटिक बी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, वो होती है म्यू नॉट टाइम्स एन आई। आई कहते हैं करंट को, एन कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, एल कहते हैं टोटल लेंथ को। व्हाट इज म्यू नॉट? व्हाट इज दिस? 2 मिनट सबर कर लें, मैं अभी आपको एम्पेयर सर्कुलर लॉ पढ़ाता हूँ, फिर मैं ये बताता हूँ। आपकी बुक में ये कबल वक्त सारी बात कर दी है, लेकिन मैं पहले वो लॉ पढ़ाऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ। इसका नाम आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन लॉ पेश किया हुआ। याद देखिए स्टूडेंट्स जरा प्लीज, ये मैंने एक रॉड ले लिया, ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट्स, ये समझने के अगर किसी चीज की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो ये उसका सबसे अच्छा एक लॉ है। ये मेरे पास एक रॉड है, मैंने इस रॉड को किसी बैटरी के साथ, ये बैटरी के साथ इसमें से करंट डाल दिया। वैसे मुझे बैटरी ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, चले मैं बैटरी को मिटा देता हूँ। बस सीधी सी बात है कि मैंने इसमें से करंट गुजार दिया। मैं सिर्फ आपको करंट का इमेज दिखा देता हूँ कि इसमें से ये करंट गुजर रहा है, ये करंट गुजर रहा है आपका ये। तो आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर की तरफ जाए, मैंने कहा था कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर में से आप करंट को गुजारते हैं तो करंट उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, यानी इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएंगी, इसके सर्कुलर फॉर्म। और मैंने ये भी बताया था, फर्ज करें ये कंडक्टर है अगर, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, उसको ग्रैब करें, थंब करंट के डायरेक्शन को जाहिर करेगा। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैंने वैसे एरो नीचे से ऊपर लिखी, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है स्टूडेंट्स, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। तो आपके ये कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यानी करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो यूं आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यूं उल्टी हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, पोल्स चेंज हो जाएंगे, ये इसका मतलब है। आप करंट की मिकदार को बढ़ा दें, आप जैसे ही करंट की मिकदार को बढ़ाएंगे आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होनी शुरू होती है। आप और बढ़ा दें और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। सो यानी साबित हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की, यानी जितना जितना आप करंट की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन करंट। एज सून एज यू स्विच ऑफ द करंट, मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑफ, बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस। सो बाय इंक्रीजिंग दिस वुड इंक्रीज स्ट्रेट अवे, ये बढ़ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करें, एक चीज और देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। व्हाट इज रेडियस? ये देखें, मैं उधर से शायद मैं अच्छा समझा सकूं, आप इधर देखें, ये हमारा रॉड है जिसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है। इसमें कोई शक तो नहीं है कि जो इसके करीब वाला स्पेस होगा उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई होगी। यानी अगर फर्ज करो सर्कल ये है ना, ये यहां रॉड है, यानी रॉड ये आपका ये रॉड है, तो इसके यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां कम हो जाएगी, यहां और कम, यहां और कम, यहां और कम। जितना जितना आप दूर चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी।
जितना जितना कंडक्टर के करीब आएंगे, मतलब फर्ज करो ये रॉड आपका रेडियस का अहाता यहां से यहां तक है, फर्ज करो मैक्सिमम, इधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इधर कम, इधर कम, इधर कम, इधर कम, इधर कम, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, इसके बाद नहीं है बिल्कुल ये भी। सो जितना छोटा रेडियस होगा, यानी यहां, यानी ये छोटा रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। जितना बड़ा रेडियस हो जाएगा, यानी देखो बड़ा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, और जितना बड़ा करते हैं और वीक हो जाएगी, यानी ग्रेटर इज द रेडियस लेस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा I/R के। इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं, इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट लगता है। ये आप लोगों को अब फिजिक्स में ये बातें समझ आ गई होंगी, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट लगता है। ये कांस्टेंट जो था इसको कहते हैं म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट ओवर 2 पाई, याद, म्यू नॉट ओवर 2 पाई, ये वैल्यू निकाली थी एम्पेयर साहब ने। म्यू नॉट कहते हैं स्टूडेंट्स, वैसे चलिए मैं अभी समझाने से पहले, म्यू नॉट कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज दिस? व्हाट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है कि इसके गिर्द जो स्पेस है वो मैग्नेटिज्म की कितनी परमिशन दे रहा है इसको, यानी डिपेंड्स ऑन द स्पेस अराउंड इट, वो कितनी परमिशन दे रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो जहां पर अच्छी परमिशन ना मिल रही हो, लेकिन बहरहाल इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली गई है। आप यहां से भी फॉर्मूले से भी देखें 2 पाई आर, ये देखिए स्टूडेंट्स, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। 2 पाई आर आपको पता है सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है, सर्कमफेरेंस यानी टोटल लेंथ। सर्कमफेरेंस क्या होता है? टोटल लेंथ। ये लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिवाइड हो रही है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा। ये अब आप में म्यू नॉट आई यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी व्हाट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ यूनिट लेंथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट, यानी करंट के हिसाब से वो जो लेंथ थी उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड गई, प्रोड्यूस हुई, यानी करंट कितना जितना दिया है किसी भी लेंथ में तो उसके हिसाब से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पाती है। यानी एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो प्रोड्यूस हो रहा है करंट के साथ, उसकी लेंथ के प्रोडक्ट का रेशो करंट के साथ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखें इसकी एक वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -7। इसकी यूनिट वेबर पर एम्पेयर पर मीटर ये होती है। वैसे जेन्युइन यही ली जाती है, लेकिन ये भी हो सकती है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर भी हो सकती है, ये एक यूनिट ये भी बनती है। बल्कि इसकी एक यूनिट और भी बना सकते हैं, टेस्ला में भी बना सकते हैं। टेस्ला में भी एक वेबर जो है ना वो आपका टेस्ला पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है। वेबर एक्चुअली टेस्ला पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है, नहीं सॉरी टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं टेस्ला मीटर स्क्वायर इधर लगा दूं इस जगह पर तो 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -7 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर मीटर, और मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई कर लूं तो 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है। सो एनीवे इतना याद रखें, इसकी एक यूनिट आपकी बुक में मेरे ख्याल में न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर लिखी हुई है, और ये वैसे असल में वेबर पर एम्पेयर पर मीटर सबसे डिसेंट थी जो इसकी आपकी बुक में नहीं दी, चूंकि वेबर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास। तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड से घबराना नहीं है,
मैग्नेटिक फील्ड आपकी आराम से फाइंड होती है। करंट डाला उसमें, पूछा जाए हाँ भाई करंट बताओ कितना है, सर 2 एम्पेयर है। अच्छा कोई मसला नहीं, रेडियस बताओ उसका कितना, फील्ड का रेडियस कितना जा रहा है। वो पता चला, उठा के रेडियस इसमें डाला, करंट इसमें डाला, इसकी वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -7 है। 2 पाई की वैल्यू डाली, कैलकुलेटर में वॉशिंग मशीन में घुसाया, एकदम आंसर आ गया। बताओ जी, ये इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा हो रही है। कोई किसी मीटर की जरूरत नहीं है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की। अब मैग्नेटिक फील्ड आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट बात, आपको याद है कि सोलेनॉइड का मैंने पढ़ाया था। अब जब सोलेनॉइड पहले, जब मैग्नेटिक फील्ड पहले टर्न में होती है ना, पहले टर्न में, तो उसकी बी होती है हमारे पास म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये इस एक में, जब दूसरे में होगी 2 टाइम्स हो जाएगी, तीसरे में होगी 3 टाइम्स हो जाएगी, और अगर सारी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो 1 2 3 4 5 टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स आई ओवर 2 पाई आर हो जाएगा हमारे पास। अब इसका मतलब है 5 क्या थी, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स थी, तो हम 5 की बजाय नंबर ऑफ टर्न्स लिख लेते हैं। ये ले जी नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिख दिया। अभी मैंने बताया था इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड, इसमें 2, इसमें 3, तो ये 5 हुई तो 5 हो जाएगा, 10 हुई तो 10 हो जाएगा, n हुई तो n हो जाएगा। अब आपको एक बात पता है, इसको कहते हैं लेंथ, क्योंकि 2 पाई सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस इज लेंथ। तो n ओवर l जो होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्मॉल n के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये सोलेनॉइड के लिए सबसे बेहतर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा। सो दिस इज व्हाट आई प्रूव्ड। सो कैसा लगा स्टूडेंट्स आपको लेक्चर? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं अगर आपने वाकई एंजॉय किया। इन मुश्किलों से ना घबराएं, मुश्किलें ही होती हैं जो आगे आपके लिए आसानियां बन जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, और नेक्स्ट टॉपिक आई एम श्योर कि दैट गोना बी द लास्ट वन फॉर दिस चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम।